Hello and welcome everyone. I welcome all of you to Dakshina e-learning platform and आज हम लोग करने वाले हैं MJT मेजर टेस्ट 6 के बायोलॉजी पेपर डिस्कशन को करने वाले हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग. देखिए अगेन ये फुल सिलेबस टेस्ट है, तो इसमें 11 12 दोनों के पोर्शंस हैं और यहाँ पे 90 क्वेश्चंस होंगे MCQ जस्ट लाइक द नीट स्टाइल, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 ये बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से. जिम्नोस्पर्म डू नॉट शो जीरोफिटिक कैरेक्टर, दे डू शो जीरोफिटिक कैरेक्टर. हाँ जी, तो जो भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म लाइक पाइन. ओके, पाइन में देखिए जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है. लीव्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू नीडल्स. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं. दैट इज ये जो स्टेटमेंट है बोल रहा है कि नहीं होता है, इनकरेक्ट है. इन साइकस कोरलोइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद फंजाई. गलत है. कोरलोइड रूट किसके किसके बीच में बनता है? रूट ऑफ साइकस एंड BGA ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. यस, जिम्नोस्पर्म सारे के सारे क्या होंगे? हेटेरोस्पोरस होंगे. इनमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर अलग अलग तरह के दो स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, सो इट इज हेटेरोस्पोरस. इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीफ रिड्यूसेस सरफेस एरिया. यस, और ये क्या है? एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है. तो C और D स्टेटमेंट सही है, A और B इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 92 इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन प्रोसेस factor that is required for attachment of charged tRNA with 30S mRNA complex is called as. देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो चार्ज्ड tRNA है, चार्ज्ड tRNA, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा होगा? यहाँ पर अमाइनो एसिड. ठीक है, चार्ज्ड tRNA को मैं किसी और तरीके से दिखा देता हूँ. चार्ज्ड tRNA इज लाइक समथिंग दिस. ये इनवर्टेड आपका शेप है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अमाइनो एसिड. ठीक है, सो इट इज अ चार्ज्ड tRNA. ठीक है, और चार्ज्ड tRNA 30S mRNA कॉम्प्लेक्स से कब बाइंड करेगा? हाँ जी, ये तब बाइंड करेगा जब यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स लगे हों. ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर. और स्पेशली यहाँ पे कौन से चार्ज tRNA की बात कर रहे हैं हम? इनिशिएशन चार्ज tRNA या इनिशिएटर चार्ज tRNA. ये बाइंड करेगा जब यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 हो. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. ट्रांसलेशन से याद करेंगे, जब आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि 3 स्टेप्स होंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. राइट, इनिशिएशन में हमने क्या पढ़ा था? जब इनिशिएशन होगा तो वहाँ पर आपका mRNA बाइंड करेगा किसके साथ? विद द 30S राइबोसोमल सबयूनिट या फिर स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट. तो 30S या 40S कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ठीक है, अगर ये प्रोकैरियोटिक सिस्टम है जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 30S आपका स्मॉलर सबयूनिट है, इससे mRNA बाइंड करेगा, लेकिन ये बाइंडिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ अ इनिशिएशन फैक्टर एंड दैट विल बी IF1. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? आपका जो चार्ज्ड इनिशिएटर tRNA है, हाँ जी, AUG के करस्पॉन्डिंग वाला जिसपे कि मिथियोनिन लगा होगा, वो आकर के बाइंड करेगा इस कॉम्प्लेक्स से. और ये कब बाइंड करेगा? जब IF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 हो. IF1 निकल जाएगा, IF2 IF3 आ जाएगा और आपका इनिशिएटर चार्ज्ड tRNA आ जाएगा. हाँ जी, और इसके बाद कौन आएगा? लार्जर सब यूनिट. और जैसे ही लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा, ऑब्वियसली ये सब कुछ मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होगा, तब क्या होगा? हम बोलेंगे इनिशिएशन कंप्लीट हो गया है. और उस समय आपका IF2 और IF3 भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. और उसके बाद से इलोंगेशन फैक्टर्स आने लगेंगे एंड इलोंगेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाएगा. रिकॉल हो गया होगा आई होप. ठीक है, आपको सब कुछ याद आ गया होगा. तो
जो आपका क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, IF1 एंड IF2 एंड IF3, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। ओके, अच्छा 93 से पहले 92 का एक और चीज देख लेंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ RF1। बेटा RF क्या है? इट इज रिलीज फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर। ओके, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RF 1, 2, 3। अब बोलोगे ये 3 क्यों है? क्योंकि आपके पास 3 तरह के स्टॉप कोडोन हैं, UAA, UAG एंड UGA। हर एक पर्टिकुलर स्टॉप कोडोन के लिए उसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है? रिलीज फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर, RF1, RF2 एंड RF3। ठीक है, याद रहेगा। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम लोग। द फॉलोइंग P through U are the main steps of chemosynthetic ATP synthesis in the light reaction. Which option places them in correct order? So basically यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपका एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में हमने क्या लिखा था? वहाँ पे हेल्थ रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअली लाइट रिएक्शन इज हेल्थ रिएक्शन, ठीक है। और वहाँ पे लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? केमिकल एनर्जी में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस है पूरा वो किस स्टेप्स में होता है। जो स्टेप्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं H+ तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा लाइट एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन PS2 यानी कि P680। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 passes along the electron transport chain जी, P680 पे लाइट पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ETS में फ्लो करेगा, करेक्ट। फियोफाइटीन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, याद आ रहा है? जेड स्कीम। ओके, उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से जो कैरियर्स है, जो भी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं, वो इस एनर्जी को यूज करके क्या करेंगे? H+ को पंप करेंगे फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। ओके, यही होता है ना। हम लोगों ने क्या देखा था? सपोज करो कि ये आपका एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, दिस इज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है PS2 फोटो सिस्टम 2। तो अब इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा और क्या बन जाएगा? P680 स्टार, और ये किसके पास जाएगा? फियोफाइटीन। फियोफाइटीन से कहाँ जाएगा? प्लास्टोक्विनोन, उसका से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद से कहाँ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद कहाँ जाएगा? PS1, P700, वहाँ से फिर कहाँ चल जाएगा? फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाएगा? NADP+, इसको लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH प्लस H+, करेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? याद रखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये स्ट्रोमा और ये क्या है? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इधर से प्रोटॉन को लेकर के पंप कर दे रहे हैं कहाँ? इनटू द ल्यूमेन, याद रहेगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर और क्या हो रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, वाटर स्प्लिट होकर के क्या दे रहा है? O2 प्लस 2H+, हाफ O2 प्लस 2H+, और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे जो मूव कर रहे थे। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर कौन बन रहा है? NADP+, ठीक है जी, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? लाइट जो है वो आकर के H इज लाइट, लाइट आकर के एक्साइट किया PS2 को, ठीक है, T, उसके बाद से S, उसके बाद से आपका R ऑप्शन होगा। कैरियर ने यूज किया इस इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को, और क्या किया? H+ को पंप किया स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। उसके बाद से क्या होगा? H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, इसकी वजह से H+ जो है वो आपका ल्यूमेन में क्या हो जाएगा? हाई, और स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा? लो।
तो एक ग्रेडियंट बन गया H प्लस का। ओके, उसके बाद से क्या होगा, जो H प्लस है वो डिफ्यूज करेगा फ्रॉम दिस ग्रेडियंट किसके थ्रू, F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, जिसको हम एटीपी सिंथेटेज भी बोलते हैं। और जैसे ही ये H प्लस अब यहाँ से ऐसे डिफ्यूज करेगा तो इस एनर्जी को यूज करके आपका ADP प्लस IP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, अल्टीमेटली फ्रॉम दी लाइट, इसलिए फोटो एंड फॉस्फोराइलेशन। ग्रेट, ठीक है। H प्लस डिफ्यूजेस एंड फाइनली क्या होगा, एनर्जी ऑफ H प्लस फ्लो इज यूज्ड बाय ATP सिंथेसिस टू मेक ATP। तो ऑप्शन लगाएंगे थर्ड। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज ऑल द स्कॉलर्स, अगर आप ये समझ रहे हैं इसका मतलब आपको ETS इन क्लोरोप्लास्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, हिल रिएक्शन या जो जेड स्कीम है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्पेशली कि ये सारा कुछ कहाँ पे अरेंज है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, राइट। GEAC मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, यस, द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस, यस, द वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट्स, नहीं बेटा, वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट्स कोर्ट डिसाइड करती है, उसके लिए अलग लॉज हैं। GEAC इसको डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे बोथ 1 and 2। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। विच सस्पेक्ट वुड यू चार्ज विथ क्राइम, और यहाँ पर एक आपको ब्लॉट दिया हुआ है, बेसिकली भी ये ऑटो रेडियोग्राम है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का इमेज दिया हुआ है, और एक तरफ विक्टिम है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या है, क्राइम सीन सैंपल है। ठीक है, तो क्राइम सीन सैंपल पे याद रखेंगे, क्राइम सीन पे आपको दोनों के सैंपल मिलेंगे, विक्टिम के भी और आपके कल्प्रिट के भी या सस्पेक्ट के भी। ठीक है, तो दोनों के मिलेंगे। तो देखिए, जो क्राइम सीन पे सैंपल मिला है उसके जो बैंड्स हैं वो विक्टिम से भी मैच हो रहे हैं एंड सस्पेक्ट नंबर 2 से भी मैच हो रहे हैं, सस्पेक्ट 1 से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में एक तो विक्टिम हो गया और जो सस्पेक्ट 2 है वही एक्चुअल में क्या है, कल्प्रिट है, तो उसी को सजा मिलनी चाहिए। सो आंसर क्या होगा, ओनली सस्पेक्ट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 96 देखेंगे। फ्रॉग का ये क्वेश्चन है। इन फ्रॉग्स टेस्टिस आर अटैच्ड टू किडनीज बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज। तो यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा कुछ मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो टेस्टिस है वो किडनी से अटैच होते हैं बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेसोर्कियम। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, मेसोर्कियम। ठीक है, पेरिकार्डियम हार्ट के चारों तरफ होता है। ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट तो आप समझते ही हैं, एंड वास डिफरेंशिया भी क्या है, मेल एसेसरी डक्ट है वो। ठीक है, वो पेरिटोनियम नहीं है, इसमें पेरिटोनियम एक ही है, मेसोपोरियम, सॉरी मेसोर्कियम। तो आप ऑप्शन सेकंड लगाएंगे। 97 टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल एक्सपीरेशन हुआ है। एक्सपीरेशन क्या है, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मली उसने ब्रीद आउट किया है। ठीक है, तो इसके बाद टोटल वॉल्यूम कितना ले सकता है, वो ले सकता है PV प्लस IRB
एनटीबी प्लस आईआरबी को हम क्या बोलते हैं, आईसी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी। ओके, वैल्यू क्या होता है, ये होता है 500 ml और आईआरबी कितना होता है 2500 से 3000 ml। तो आईसी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 3000 से 3500 ml। So this is the maximum amount of air a person can breathe in after a normal expiration। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, फोर्सफुली नहीं, ध्यान रखेंगे, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद आप जितनी मैक्सिमम हवा यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेशन कैपेसिटी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर सवाल आपसे ये पूछता कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन आप कितनी मैक्सिमम हवा ले सकते हो, तो आंसर क्या होता, देखिए अगर क्वेश्चन पूछता आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पे कंडीशन एक बदल जाती, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, हाँ जी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता वीसी, वाइटल कैपेसिटी। हाँ जी, क्यों, ये होता ईआरबी प्लस पीवी प्लस आईआरबी। ठीक है, तो डियर स्कॉलर्स प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज। ठीक है, अब पेडिग्री एनालाइज करने के लिए आपको ध्यान देना है कि पेडिग्री में इफ both sexes are equally affected, हाँ जी, अगर दोनों सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा, ऑटोसोमल। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, इफ मेल इज predominantly affected, मतलब मेल ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्टेड, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स लिंक्ड। ठीक है जी, मोस्टली, और सेक्स लिंक। ठीक है, अब याद रखेंगे थर्ड चीज, इफ जेनरेशन स्किप हो रहा है, हाँ जी, इफ जनरेशन स्किप हो रहा है मतलब जो आपके सफरर्स हैं उनमें एक जनरेशन में नहीं है, दूसरे जनरेशन में आ गया। ठीक है, तो अगर जनरेशन स्किप है इसका मतलब ये क्या होगा, रिसेसिव। और अगर जनरेशन स्किप नहीं है, इफ नो जनरेशन स्किप, इसका मतलब ये क्या होगा, डोमिनेंट। ठीक है जी, तो ये चीजें याद रखेंगे, ये बातें याद रखेंगे ना। अगर आप इस पे डिग्री को देखोगे अब तो देखो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों जो चाइल्ड हैं दोनों अफेक्ट हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, मतलब क्या है, बोथ सेक्सेस आर बीइंग इक्वली अफेक्टेड। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, एक्स लिंक नहीं होगा। ठीक है, ऑटोसोमल है। प्लस देखिए आप बीच वाले को देखेंगे तो देखिए एक जनरेशन स्किप हो रहा है। ठीक है, जो पेरेंट है उनसे F1 बना, F1 में नहीं है, और फिर उनके F2 में आपका सफरर है, द फीमेल चाइल्ड इज सफरर। इसका मतलब क्या है, जनरेशन स्किप हो रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 3 ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम लोग। See, question number 99 says, according to Robert May, number of species are। देखिए, रॉबर्ट मे जो है, इन्होंने बोला कि रॉबर्ट मे as per Robert May, only about 22%, only about 22% of total biodiversity has been so far discovered। ठीक है, तो रॉबर्ट मे ने क्या बोला है, रॉबर्ट मे ने ये बोला कि सिर्फ 22% बायोडाइवर्सिटी अभी तक डिस्कवर हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी 78% इज स्टिल रिमेनिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। इसका मतलब ये है कि जो टोटल स्पीसीज है या जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा, वो समथिंग x है, और x प्लस 20% ऑफ दिस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.7 मिलियन। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, अराउंड 7 मिलियन। बात समझ में आ रही है? तो एज पर रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेशन कहता है वो ये कहता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, अराउंड 7 मिलियन। ओके, ठीक है जी। सारे साइंटिस्ट इस बात से बिलीव नहीं रखते हैं, they do not abide by this hypothesis। हाँ जी, इस एस्टिमेट को सही नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सही मानते भी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। प्रीडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, यस। हाँ जी। रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, यस। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यस। देखिए, जो प्रीडेटर्स होते हैं, हम लोग एनसीईआरटी में हमने एक लाइन पढ़ा है कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। क्यों? जो प्रीडेटर होंगे वो कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं अपने प्रे का। हाँ जी, और प्रीडेटर रहने की वजह से क्या होगा कि प्रे के जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कम रहेंगे। हाँ जी, दे विल बी इन चेक, जिसकी वजह से बिटवीन टू प्रे कम्युनिटीज या टू प्रे पॉपुलेशंस आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रे पॉपुलेशंस हैं वो कभी एक्सटिंक्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, उनकी बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, उनका पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। ठीक है, और इसकी वजह से आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। ठीक है, तो प्रीडेटर्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द प्रे पॉपुलेशंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, 100 का 4 लगाएंगे। ठीक है, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, रिफ्रेज्ड वर्जन में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 101 ऑक्सिलरी बर्ड्स of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns which are found in bougainvillea। हाँ जी, याद कीजिए, आपने पढ़ा है कि bougainvillea में जो ऑक्सिलरी बर्ड है वो थॉर्न में कन्वर्ट होता है, एंड कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स में। और आपने ये भी पढ़ा है, इसीलिए थॉर्न ऑफ bougainvillea एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, जिनका फंक्शन अलग है लेकिन जो उनका बेसिक ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो वहां से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको। तो एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में मॉडिफाई होगा, किसमें, इन बोगनविलिया। ओके, 102 देखेंगे। इन लीवर अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिटल्डिहाइड में। थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है,
लेकिन आप बस याद रखेंगे, ठीक है। सो लीवर में अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटल्डिहाइड में। 103 देखेंगे, विच रीजन ऑफ रूट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, वाटर एंड मिनरल्स दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू रूट हेयर्स, ठीक है। किससे होगा, रूट हेयर से। और रूट हेयर प्रेजेंट कहाँ होता है, मैचुरेशन जोन में, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से होगा, मैचुरेशन जोन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 104 देखेंगे, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, हाँ जी। तो फर्स्ट साइन आप कैसे पता कर सकते हो, बाय लिसनिंग टू द हार्ट बीट, ठीक है। और ये कब चालू हो जाएगा, ऑलमोस्ट इन द 4th वीक, हाँ जी। तो 4th वीक से आप जो है वो हार्ट का साउंड सुन सकते हैं, हार्ट बन जाता है, ये आपका हार्ट जो है वो काम करने लगता है, पंप करने लगता है, जिसकी वजह से आप हार्ट बीट जो है वो सुन सकते हैं। एंड जो फीटस होता है इसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 140 to 160, ठीक है। तो 140 बीट्स पर मिनट, बहुत हाई रेट, ठीक है। ये आप स्टेथोस्कोप के हेल्प से आप डेवलपिंग फीटस का साउंड सुन सकते हैं। और कब सुन सकते हैं, इन द 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये बहुत अर्ली है, 1 महीने से पहले ही आपको सुनाई देने लगता है, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। ऑप्शन 4 लगाएंगे। अपीयरेंस ऑफ लिम्स, ये आपका 2nd मंथ में होगा, हाँ जी। मूवमेंट जो है वो लेटर होगा, और अपीयरेंस ऑफ हेड भी आपका 2nd वीक के आसपास दिखने लगता है, लेकिन प्रॉपरली नहीं बना होता है। तो आंसर लगाएंगे 4th। 105 क्वेरकस स्यूबर, हाँ जी। ओक ट्री है, स्पेनिश ओक ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, क्वेरकस स्यूबर, जिसको किसने यूज किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए, तो क्वेरकस और ओक स्पीसीज आर डोमिनेंट कंपोनेंट इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उसमें ऐसे ट्रीज होते हैं लाइक ओक, ओके, लाइक बर्च, ठीक है। तो ये सब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, याद रखेंगे। ओक एंड बर्च 2 इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, नाम याद रखेंगे। इसके अलावा भी है, say for example a lot of maple tree also comes in temperate deciduous forest, ठीक है। तो birch, maple, oak ये सब डोमिनेंट ट्रीज होते हैं किस कम्युनिटी के, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के, ओके। 106 देखेंगे, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन फाइलम। मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एनेलिडा में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा है, बिल्कुल होगा। स्क्लेरेट्स आर राउंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर एंड स्क्लेरेट्स, ये सब क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के कंपोनेंट्स है। बेसिकली एक पैरेन्काइमा है, एंड 3rd एंड 4th ऑप्शन स्क्लेरेन्काइमा है। जो 2nd है दैट इज कॉम्पेनियन सेल, ये आपका फ्लोएम में मिलता है, और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन 2 लगाएंगे। 108 द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम is also affected by the presence of specific chemicals that binds to the enzyme. This statement is correct for inhibitors. Yes, inhibitor जब एंजाइम से बाइंड करते हैं तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। यूजुअली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये जब भी इनहिबिटर बाइंड होगा तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। चेंज तो कर रहा है, तो ये सही है। मॉड्यूलेटर्स, यस, मॉड्यूलेटर्स भी क्या करेंगे, जब एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करेंगे, एंड मोस्टली ये इसको क्या करेंगे, इनहैंस करेंगे। कभी कभी डिक्रीज भी कर सकते हैं। कोफैक्टर्स, बिना कोफैक्टर के एंजाइम काम नहीं करेगा, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, कोफैक्टर पे, ठीक है। तो इनहिबिटर, मॉड्यूलेटर, कोफैक्टर्स, ये तीनों के तीनों ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंजाइम से स्पेसिफिकली बाइंड करेंगे एंड उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इसीलिए आंसर लगाएंगे 4th, ऑल ऑफ दीज।
109 देखेंगे, इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस इज accomplished by the formation of cell plate। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन फरो एनिमल सेल में बनता है। इक्वेटोरियल प्लेट, देखिए इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो ड्यूरिंग माइटोसिस के मेटाफेज में बनता है। ठीक है, एस्टर जो है वो सेंट्रोसोम के पास बनता है सेंट्रियोल के हेल्प से। सेल प्लेट जो है वो साइटोकाइनेसिस करवाएगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। ऑप्शन 1 लगाएंगे। 110, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल पूछा है। आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होगा प्रोकैरियोट में। जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल होगा, और क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मीसोसोम प्रेजेंट, यस मीसोसोम होगा एंड इट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, यस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए इज प्रेजेंट। तो सी डी ई सही है, ए भी गलत है, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 111 क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, याद रखेंगे थैलेसीमिया दो तरह का होता है। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। नाम क्यों पड़ा, अगर अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन यानी कि अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हुआ है तो हम इसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अगर बीटा चेन में या बीटा पॉलीपेप्टाइड में या बीटा ग्लोबिन में कोई भी म्यूटेशन हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय HbA1 and HbA2 genes present on chromosome number 16। याद रखेंगे HbA जीन कहाँ है, HbA जो जीन है वो है ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 एंड HbB जो जीन है दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। सो अल्फा थैलेसीमिया कौन कंट्रोल कर रहा है, HbA1 एंड HbA2 जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैच करना है आपको। ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस गम्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। लेक्टिन, याद रखेंगे लेक्टिन जो होता है बेटा, लेक्टिन इज अ पॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो है ये प्रोटीन लेकिन ये किससे बाइंड करता है, पॉलीसैकेराइड से। सो लेक्टिन इज अ पॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कौन सा, कॉन्कानेवेलिन ए, और ये क्या है एक तरह का, इट इज अ इम्यूनोसप्रेसर। इट इज अ इम्यूनोसप्रेसर। कब हम यूज करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद। ठीक है, चलिए टॉक्सिन, एब्रिन इज अ टॉक्सिन, नाइटशेड फैमिली से मिलेगा आपको एब्रिन। ठीक है, एंड अल्कलॉइड, कोडीन इज अल्कलॉइड, कहाँ से मिलेगा, पैपिवर सोम्निफेरम से। याद रखेंगे मॉर्फिन एंड कोडीन आर टू नेचुरल अल्कलॉइड जो हमें कहाँ से मिलता है, पॉपी प्लांट से यानी कि पैपिवर सोम्निफेरम से। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। (113) देखेंगे, which of the following curve do not represent effect of environmental resistance on population in the graph of population density versus time। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कर्व जो है, ए और बी, यहाँ पे दो कर्व दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कौन सा कर्व जो है वो environmental resistant on population को शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर environmental resistance होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी के पास जाकर के फ्लैट हो जाएगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। अगर
कैरिंग कैपेसिटी के बाद भी जाकर के इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो कर्व ए है दैट इज एक्सपोनेंशियल कर्व या जे शेप कर्व, ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। 114 देखेंगे। Unmyelinated nerve fibers is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in, कहाँ मिलेगा आपको, ANS and somatic nervous system, यानी कि ऑप्शन 4 लगाएंगे, बोथ 1 and 3। याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आप क्लियर कर लेंगे, माइलिनेटेड नर्व एंड अनमाइलिनेटेड नर्व। माइलिनेटेड नर्व वो होता है जिसपे कि माइलिन शीथ हो, याद रखेंगे, यहां पर देखेंगे माइलिनेटेड नर्व, और दूसरा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व वो है जिसमें कि माइलिन शीथ क्या है, प्रेजेंट है, माइलिन शीथ है प्रेजेंट। अनमाइलिनेटेड का मतलब क्या है, यहां पर आपका जो माइलिन शीथ है वो क्या है, एब्सेंट। अच्छा, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये माइलिन शीथ सिक्रीट कौन कर रहा है, सिक्रीटेड बाय स्वान सेल, और कौन कर सकता है, ओलिगो डेंड्रोसाइट। ठीक है, तो या तो ये दोनों में से कोई एक सेल वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा, किस केस में, माइलिनेटेड नर्व में। लेकिन अगर अनमाइलिनेटेड नर्व है यानी कि माइलिन शीथ एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपका स्वान सेल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा, आपको समझ में आता है, होगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर बार स्वान सेल माइलिन शीथ का सिक्रीशन करे ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो कोई ऐसा भी नर्व हो सकता है जिससे कि माइलिन शीथ स्वान सेल प्रेजेंट हो लेकिन माइलिन शीथ एब्सेंट हो। ठीक है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसे नर्व्स, ऐसे अनमाइलिनेटेड नर्व आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो एएनएस में या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ऑटोनोमिक या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों नहीं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। 116 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कैलस इज, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, टिश्यू कल्चर का कैलस क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन 1 लगाएंगे, इज अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, कैलस को हम ट्यूमर कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117, एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, वहां से ये जो क्लोनिंग वेक्टर लिया गया है PBR 322 का वेक्टर मैप है ये। हाँ जी, तो PBR 322 क्या है, एक प्लाज्मिड वेक्टर है और उसका ये वेक्टर मैप है। पूछ रहा है x और y क्या होगा, आपको याद रखना है, x क्या है BAM-H1 और y क्या है SAL1। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ओके, ग्रेट। 118 देखेंगे, यहाँ पर मैच करना है अगेन RQ वैल्यूज को। ट्राइपाल्मिटीन, ट्राइपाल्मिटीन क्या है, फैट है, ट्राइग्लिसराइड है और इसकी RQ वैल्यू सबसे कम होती है, दैट इज 0.7। ओके, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका RQ वैल्यू क्या होगा 1.0, ऑप्शन 3। ऑक्सैलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, इसका हमेशा 1 से अधिक होता है और यहाँ पर ऑक्सैलिक जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उनका मोर देन 1 होगा RQ वैल्यू। ऑक्सैलिक एसिड के लिए ये वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, सक्यूलेंट प्लांट्स, सक्यूलेंट प्लांट्स यानी कि इनमें क्या होगा, सक्यूलेंट प्लांट्स में चलता है आपका कैम साइकिल, क्रैसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये CO2 रिलीज नहीं करते। ठीक है, ये अपना जो CO2 होगा उसको स्टोर कर लेंगे पोटासियम मैलेट के फॉर्म में और फिर बाद में इसका फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं।
तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपना CO2 का भी रिलीज ही नहीं करते, तो अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड इज जीरो। RQ वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड। जब CO2 कुछ रिलीज ही नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसीलिए सक्यूलेंट प्लांट्स का होगा RQ वैल्यू जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। So this question says, how many plants in the given below have petals with twisted estivation? हाँ जी, याद रखेंगे बेटा, twisted estivation पूछा है। और जो 3 फैमिलीज आपको NCERT में पढ़नी है, that is Fabaceae, Solanaceae, ओके, एंड Liliaceae। इन तीनों में से किसी में भी आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं है। ओके, तीनों में से किसी में नहीं है। इन दोनों में क्या है? वेलवेट। ठीक है, आपको फिर ट्विस्टेड कहां मिलेगा? ट्विस्टेड एस्टिवेशन मेनली आपको देखने को मिलेगा इन मालवेसी। ट्विस्टेड कहां मिलेगा? मालवेसी। यहां पर क्या होता है? ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन या ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ओके, तो जो भी आपका गिवन प्लांट्स हैं, जो भी आपका लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन सा मालवेसी का मेंबर है। लाइक चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। हाँ जी, ओखरा। तो चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर, ये तीनों किसके मेंबर हैं? मालवेसी के। और इनमें क्या होगा? ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन ऑफ कोरोला होगा। ओके, ग्रेट। इसीलिए कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, 3, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर आपके पास 2 डायग्राम दिए हुए हैं। एक लोकस्टा है, लोकस्ट या लोकस्टा विच इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट, एंड जो बी है दैट इज प्रॉन। ओके, और एक टेबल दिया हुआ है, आपको फिगर आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा हुआ है बॉडी सेगमेंटेशन। लोकस्टा बॉडी सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल सही है। बी सेफेलोथोरैक्स एब्डोमेन, करेक्ट है वो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लोकस्टा में माल्पिगियन ट्यूब्यूल है, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड्स है, ये भी सही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लोकस्टा इंसेक्ट है, ट्रैकिया, एंड प्रॉन इज क्रस्टेशियन, गिल्स, बिल्कुल सही है। आई ए लोकस्टा जो कि इंसेक्ट है, इसमें कंपाउंड है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉन में सिंपल आई नहीं होता है, यहाँ पे स्टॉक्ड आई होगा, स्टॉक्ड कंपाउंड आई होगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन 4 लगाएंगे। ठीक है, 121 देखेंगे। एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर, देखिए मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड में कैल्शियम तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कैल्शियम इमोबिलाइज्ड है। ठीक है, सल्फर भी मोबिलाइज होगा लेकिन कम मोबिलाइज होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 देखेंगे, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, all these 3 elements are readily mobilized from old senescing leaves to meristematic region। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे, NPK। ओके, ग्रेट। 122 देखेंगे, Nt plus 1 is equals to N naught e to power RT, this is for, देखो बेटा ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। ठीक है, अगर आपने ठीक से NCERT पढ़ा है तो आपने 2 तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पढ़ा था, एक था एक्सपोनेंशियल और दूसरा था लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, वर्ल्हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो आपको दोनों इक्वेशन याद होगा। जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, ऑप्शन 1 लगाएंगे। ठीक है, सिग्मॉइड ग्रोथ, एस शेप ग्रोथ या फिर आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये सब किस में मिलेगा? वर्ल्हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। ठीक है, चलिए 123 देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू लीवर। इनकरेक्ट बताना है अगेन आपको। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल्स, करेक्ट है।
hepatic globules are covered by Gleason's capsule, ये भी correct statement है. Liver is the largest gland of human body having 1.2 to 1.5 kg of weight, correct. And liver is located in abdominal cavity just above the diaphragm, नहीं just below the diaphragm, ठीक है, याद रखेंगे. तो liver कहाँ situated है? Abdominal cavity में, और ये कहाँ है? Below the diaphragm, just below the diaphragm on the right side, ठीक है. तो fourth statement गलत है. 124. Which of the following is most common type of cancer? Obviously it is carcinoma, cancer of epithelial cells, ठीक है. So carcinoma लगाएंगे. Sarcoma, leukemia, lymphoma ये सब नहीं होंगे common. 125. The place where wild animals are kept in protected environment under human care which enables us to learn about their food habit and behavior is called, इसको हम क्या बोलते हैं? Zoological parks, ठीक है. यहाँ पर हमने एनिमल्स को लिविंग कंडीशन में रखा है so that we can study them as well as provide protection to them, ठीक है. तो ऑप्शन 4 लगाएंगे यहाँ. 126. A man with brain capacity of 1400 cc, ठीक है. ब्रेन कैपेसिटी कितनी दी हुई है? 1400 cc, याद रखिए. 1400 cc क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी दी हुई है, और ये इवॉल्व क्या हो गया? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है. और क्या दिया हुआ है? कब हुए हैं? अराउंड 1 लाख to 40,000 years ago, ठीक है. अब ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? ये सब किसके लिए हैं? निएंडरथल. दिस इज निएंडरथल मैन, ठीक है. एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है. ये सब निएंडरथल मैन के लिए हैं. सो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे. ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे ओरिजिनेटेड अराउंड 2 मिलियन इयर्स बैक, और कहाँ पे थे ये? ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है. होमो हैबिलिस इसके बाद आए थे, बट अगेन ओरिजिन वाज इन अफ्रीका. हाँ जी. जावा मैन या जावा पेकिंग मैन, हाँ जी, दे वर नॉट इन एशिया, ठीक है. तो आंसर क्या लगाएंगे? 1 निएंडरथल मैन. ओके. 127 देखेंगे. 127 यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ओके. और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है. एक क्रोमोसोम बना हुआ है ऐसा, ठीक है. यहाँ पे है A, B, C, D, E और फिर है F, G, H, ठीक है. और इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है यहाँ पर, और ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? A, D, C, D, E और फिर F, G, H. तो यहाँ पर देखिए ये कब पॉसिबल है? जब ये एक सेगमेंट टूट जाए. कौन सा सेगमेंट? दिस सेगमेंट हैविंग B, C, D, और ये इन्वर्ट होकर के जुड़ जाए. बात समझ में आ रही है? तो जिसकी वजह से क्या हुआ? ये जो आपका BCD जीन का अरेंजमेंट है, यहाँ पर क्या हो गया? ये उल्टा हो गया है, इन्वर्स हो गया है. हाँ जी. इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन. दिस इज इन्वर्जन, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 3, इन्वर्जन. 128 देखेंगे. अगेन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. बथुआ, ठीक है जी. नाउ बथुआ इज अ कॉमन वीड बोल रहे हैं, लेकिन इस वीड को इंडिया में हम लोग खाते भी हैं, राइट. इट्स अ लीफी वेजिटेबल फॉर अस, बथुआ. एंड IARI, Indian Agricultural Research Institute, have made a lot of varieties of बथुआ. हाँ जी. एक नई वैरायटी बनाई गई है जो कि विटामिन C एनरिच्ड है. फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड बथुआ है ये, विटामिन C से एनरिच है, ठीक है. सो बथुआ इज एनरिच्ड इन विटामिन C. ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. 129 देखेंगे. इन ART, आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART,
The embryo more than 8 blastomere stages is transferred to uterus. This is called, देखिए अगर आपने एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का मतलब क्या है? लेट एम्ब्रियो, ठीक है, इट इज नॉट अर्ली एम्ब्रियो, इट इज लेट एम्ब्रियो, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ब्लास्टुला। और इसका अगर आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? यूट्रस में फॉर इम्प्लांटेशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। और ये एक तरह का क्या है? इन विट्रो टेक्निक है, याद रखेंगे, इट इज एन इन विट्रो टेक्निक। ओके, ऑप्शन 4। 130, biological process is carried out in which type of water treatment? Secondary। हाँ जी, जब आप STP पढ़ रहे थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसमें आपने क्या पढ़ा? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि फिजिकल होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है, एंड टर्शियरी इज योर केमिकल। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है जहाँ पे आप एरोबिक एंड एनाएरोबिक दोनों बैक्टीरिया का यूज करते हो, बैक्टीरिया प्लस फंजाई का भी यूज करते हैं, राइट? फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है, एरोबिक डाइजेस्टर एज वेल एज एनाएरोबिक डाइजेस्टर। तो एरोबिक डाइजेस्टर में एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, फ्लॉक्स, एंड एनाएरोबिक डाइजेस्टर में आपका एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों का यूज करते हैं, और याद रखेंगे कि ये दोनों क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफ होंगे। ओके, एरोबिक या एनाएरोबिक कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ओके, सो ऑप्शन 2 लगाएंगे। 131, The presence of ketone bodies in urea are indicative of, हाँ जी, अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज है, इसका मतलब क्या है? Either you are suffering from diabetes mellitus or prolonged starvation। ठीक है, क्यों? जब prolonged starvation होगा तो उस समय बॉडी में आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा है, फैट नहीं बचा है, तो आपके प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, और प्रोटीन का जब डाइजेशन होने लगेगा तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, एंड दोस कीटोन बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन यूरिन। हम इसको क्या बोलेंगे? कीटोन्यूरिया। तो ये जो कंडीशन है कीटोन का प्रेजेंट होना इन यूरिन, इसको हम कीटोन्यूरिया बोलेंगे, एंड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज में भी ऐसा होता है, बिकॉज सेल्स आर नॉट गेटिंग ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की परमिएबिलिटी नहीं है, इंसुलिन नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन के भी केस में आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट, और आपको कीटोन्यूरिया होगा। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 4th। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? अर्थराइटिस? नहीं जी, ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। गाउट? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस? ये आपका यूजुअली या तो डाइटरी हो सकता है या फिर हार्मोनल हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? याद रखेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ये क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन 3 लगाएंगे। 133 देखेंगे। A multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs just after the formation of zygote. The adult filament of the alga has, तो देखो जैसे ही आपका जाइगोट बना है, दिस वाज योर जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? 2n। इसमें तुरंत क्या हो गया है? मियोसिस। और ऐसे मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। और जैसे ही जाइगोटिक मियोसिस होगा, यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। क्या होंगे ये? जाइगोस्पोर्स। और ये जाइगोस्पोर फिर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, यानी कि मेन बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड, और इसी के ऊपर फिर क्या होगा? गैमेटेंजियम। तो
गैमेटेंजिया में क्या होगा, हैप्लॉइड। इस गैमेटेंजिया में फिर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से क्या बनेंगे, गैमेट्स, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, गैमेट्स, इन दोनों का फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये इसका लाइफ साइकिल होगा। जिस लाइफ साइकिल में याद कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड है, बाकी सब क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो मेन बॉडी भी हैप्लॉइड, गैमेटेंजिया भी हैप्लॉइड, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, फोर्थ, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉइड हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया। ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल थैलोफाइट। एल्गी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, 134 क्वेश्चन देखिए, पिक्नियस स्पोर्स ऑफ पक्सीनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन। नाउ सी बेटा, ध्यान रखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं पक्सीनिया की, पक्सीनिया इज नथिंग बट रस्ट फंजाई, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जैसे यूरेडोस्पोर, हाँ जी, टेल्यूटोस्पोर, हाँ जी, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर्स, ओके। सो दैट इज अ लॉट ऑफ स्पोर्स। पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनेंगे, यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, हाँ जी, डिप्लोस्पोर, तो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। और ये जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये डाइजेनेटिक होता है, इट इज अ डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है ये, ठीक है। एक जो है वो है उसका मीट और दूसरा जो इसका होस्ट है दैट इज योर बर्बेरी प्लांट। याद रखेंगे वीट जो है ये मोनोकॉट है और जो बर्बेरी है वो डाइकॉट प्लांट है, ठीक है ना। याद रखेंगे कि जो पिक्नियोस्पोर है ये आपका किस पे बनता है, बेरी प्लांट पे, बर्बेरी प्लांट पे, जो कि माउंटेन्स में मिलता है, ठीक है। इट इज अ ब्रॉड लीफ डाइकॉट प्लांट, ठीक है। सो पिक्नियोस्पोर किस पे बनेगा, बर्बेरी प्लांट पे, ठीक है। अच्छा, सिंस पक्सीनिया में बेसिडियोस्पोर बनता है इसीलिए पक्सीनिया किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर का है, पुराना क्वेश्चन है, पर ठीक है हम लोग याद रख लेंगे कि पिक्नियोस्पोर भी पक्सीनिया में बनता है और किस पे बनेगा, बर्बेरी लीव्स पे, ठीक है, जो कि इसका कौन सा सेकेंडरी होस्ट है। ओके, ग्रेट। 135 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, ल्यूकोरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, ल्यूकोरिया कौन कॉज करेगा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। याद रखेंगे कौन कॉज करेगा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस कॉज करता है ल्यूकोरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिनाइटिस, ठीक है। तो बस याद रखेंगे इसको। 136 देखेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स आर, वेरी इजी क्वेश्चन। एनालोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, जिनका की बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो, डिफरेंट ऑरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। ऑप्शन 1 लगाएंगे। 137, a lake near a village suffered heavy mortality of fishes within a few days. Consider the following reasons for this, ठीक है। Lots of urea and phosphate fertilizer were used in the crop in the vicinity. The urea was sprayed with DDT by an aircraft. The lake water turned green and stinky.
Phytoplankton populations in the lake declined initially, thereby greatly reducing photosynthesis. अब देखो, अगर उस लेक में हेवी मोर्टालिटी हुई है, इसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है कि लेक का कल्चरल यूट्रोफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो मतलब क्या हुआ है कि आसपास के फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूरिया या फॉस्फेट यूज़ किया गया है, जो कि ड्रेन होकर के कहाँ पहुँच गया है? इन दिस लेक, जिसकी वजह से लेक में क्या हो गया? यूट्रोफिकेशन। इसकी वजह से लेक में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? एल्गल ग्रोथ, एल्गल ब्लूम हुआ है। उसकी वजह से लेक का वाटर कैसा हो जाएगा? ग्रीन एंड स्टिंकी, ग्रीन हुआ है। फिर ये मरेंगे तो जू प्लैंक्टन्स भी बढ़ेंगे, अदर बैक्टीरिया बढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, इस वाटर का DOD बढ़ने लगेगा एंड DOE क्या होगा? कम होने लगेगा। ठीक है, DO कम होने की वजह से, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से लार्ज स्केल में जो फिशेज होंगी वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। और इसकी वजह से फर्दर स्टिंक क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि जो पानी है वो बदबू करेगा, स्टिंक करेगा। ठीक है, सो द प्रोबेबल रीजन क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 1 लगाएंगे। ठीक है, ग्रेट। 138 देखेंगे, विच जोन ऑफ लेक शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी? लिटोरल, लिमेंटिक, प्रोफंडल या एबाइसल? देखिए, सबसे अधिक कौन करेगा? लिटोरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अधिक है, यहाँ पर सॉइल भी है। हाँ जी, कभी कभी ये वाटर जो है, ये जो एरिया ये वाटर से एक्सपोज भी रह रहा है, नहीं भी रह रहा है। ठीक है, इसीलिए लिटोरल जोन में आपको जो डाइवर्सिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, 139, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, पहले भी हमने बात की थी। 140 देखेंगे, if by radiation all nitrogenase enzymes are inactivated there will be no, देखिए यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजिनेज एंजाइम को आपने क्या किया? डीएक्टिवेट किया है, सारे के सारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। तो उससे क्या होगा? उससे आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन आपका जो फिजिकल है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रुक रहा है? नहीं जी, ओनली द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रुक रहा है। ठीक है, सारा का सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं रुक रहा है। ओके, अभी भी फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बीइंग कैरिड आउट, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट इन सॉइल, नाइट्रोजनेज का काम ये नहीं होता है। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। हाँ जी, लेग्यूमिनस प्लांट में जो आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो कौन करता है? राइजोबियम। और वो किसका एग्जांपल है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये रुक जाएगा। ठीक है, ये रुक जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन लेग्यूम्स, ये भी नाइट्रोजनेज का काम नहीं है, तो ये भी नहीं रुकेगा। वैसे या ये प्लांट के अंदर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स विल बी स्टॉप्ड अगर हमने सारे नाइट्रोजनेज एंजाइम को क्या किया? इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, जॉलेस फिश, सॉरी, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट मैच बताना है। जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो, यस दैट इज करेक्ट। जॉलेस फिशेस सबसे पहले कब बने थे? डेवोनियन से भी पहले बन गए थे, 350 मिलियन ईयर्स अगो बने थे, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सीवीड्स 320 मिलियन ईयर्स अगो बने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है? 500 मिलियन ईयर्स अगो, नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। कब बने थे? 320 मिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट मैमल वर ट्री श्रू लाइक, नॉट मंकी, तो ये भी गलत है। सीलोकैंथ इज नॉट फर्स्ट रेप्टाइल, सीलोकैंथ जो है वो फर्स्ट फिश है जो कि एम्फीबिया की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
तो दे हैड लोब्ड फेंस, तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। 350 मिलियन ईयर्स अगो पहली जॉलेस फिशेस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और जॉलेस फिश का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोम्स की। ओके, सो ऑप्शन 1 लगाएंगे। 142, यहाँ पे भी आपको करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। पोएसी, राइस एंड व्हीट, बिल्कुल पोएसी ग्रामिनी फैमिली है जिसमें से कि आपके सारे सीरियल्स मिलते हैं लाइक व्हीट एंड राइस, सो करेक्ट है। कंपोजिटी, ओके, हेडिया कैपिचुलम फैमिली है, इसमें सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ये भी सही है। मालवेसी, अभी हमने देखा कॉटन एंड चाइना रोज मालवेसी के मेंबर्स हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, बाकी के ऑप्शन में पोएसी में पी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखिए कंपोजिटी में पी नहीं होगा, वो भी गलत हो गया है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए अगेन पोएसी में पी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन। 143 देखेंगे, 143 क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर एक लीफ का डायग्राम दिया हुआ है, एनाटॉमिकल डायग्राम है ये, ठीक है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो अपर एपिडर्मिस यानी कि एडैक्सियल सरफेस एंड लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल सरफेस, दोनों पे क्या है? स्टोमाटा है, ओके। दोनों पे स्टोमाटा है, इसका मतलब ये कैसा लीफ है? एम्फीस्टोमैटिक, ठीक है। हाइपोस्टोमैटिक लीफ किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा कहाँ हो? लोअर सरफेस पे, दैट इज हाइपोस्टोमैटिक लीफ। एम्फीस्टोमैटिक जिसमें दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पे क्या हो? स्टोमाटा हो, ठीक है। तो आंसर 2 लगाएंगे। मैंगो एम्फीस्टोमैटिक लीफ नहीं होता है, कैसा होगा? हाइपोस्टोमैटिक लीफ होता है, इसीलिए वो भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, ओके। ऑप्शन 2 लगाएंगे। 144, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, ओके। नाउ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा साइनेप्सिस, उसके बाद से क्या होगा? क्रॉसिंग होगा, उसके बाद से क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कास्माटा, एंड फाइनली क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो हम क्या लगाएंगे? BADC, हाँ जी, ऑप्शन 2 BADC। 145, एक प्योर टॉल प्लांट है, उसको हमने क्रॉस किया है किसके साथ? प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट A? What is percentage of pure tall plant B? What is the ratio of homozygous and heterozygous offsprings in F2 generation? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से थोड़ा देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, ठीक है। एक प्योर टॉल प्लांट है TT, इसको हमने क्रॉस किया है प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। ये पेरेंट है। F1 आपको क्या मिलेंगे? F1 मिलेंगे ऑल TT, ठीक है, ग्रेट। अब बोल रहा है कि इसके बाद से हमने F2 जनरेशन भी किया है, तो अब यहाँ पर F1 क्रॉस कर देता हूँ मैं, F1 क्रॉस यानी कि TT क्रॉस TT, आपको क्या मिलेगा? F2 क्या मिलेगा आपको? TT to TT and then TT, करेक्ट, यही मिलता है हमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे पहली चीज पूछा है कि F1 में जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें टॉल एंड ड्वार्फ का क्या रेशियो है? तो टॉल एंड ड्वार्फ का क्या रेशियो है? सारे के सारे यहाँ पे क्या है? ऑल टॉल A, ठीक है। बी ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें से कितने प्योर टॉल है? प्योर टॉल कितने हैं? 0। सारे के सारे क्या है? हाइब्रिड्स है, सो प्योर टॉल कितना हो गया? 0। एंड थर्ड पूछ रहा है रेशियो ऑफ होमोजाइगस। देखिए ये होमोजाइगस यानी कि 2 out of 4 इज होमोजाइगस, हाँ जी। होमोजाइगस कितने हैं? 2/4, और हेटेरोजाइगस भी कितने हैं F2 में? 2/4, हाँ जी, यानी कि 1:1 का रेशियो आएगा। होमो टू हेटेरो का रेशियो क्या आएगा? 1:1। सो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। 146 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। Why
इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी, किसके लिए है? टू फुलफिल फूड डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, अगेन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो फूड प्रोडक्शन में जो इन्हेंसमेंट किया गया था उसका मेजर रीजन था टू ओवरकम हंगर, राइट। आज के डेट में हम क्या देख रहे हैं, हमने हंगर को तो कम कर दिया है लेकिन हिडन हंगर को हमने खत्म नहीं किया है, राइट। यानी कि जो डाइट आपको दे रहे हो वो बैलेंस नहीं है। सो इसके लिए आज हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? ऑन बायोफोर्टिफिकेशन टू कॉम्बैट हिडन हंगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 147 देखेंगे। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by heart respectively. देखिए ऑक्सीजनेटेड कौन रिसीव करेगा? लेफ्ट एट्रियम, एंड डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम। सो ऑप्शन 1 लगाएंगे। 148 in plant nutrition elements are classified as major or minor depending on relative amounts required by the plant। हाँ जी, relative amount required by the plant 10 millimole per kg, याद है। सो अगर उससे अधिक है तो ये क्या है? मेजर एलिमेंट है, कम है तो माइनर एलिमेंट है, ठीक है। 149 देखेंगे। What does the filiform apparatus do at the entrance to an ovule? तो filiform apparatus क्या करता है? It guides the entry of pollen tube through itself। हाँ जी, फिलिफॉर्म क्या होता है? जैसे एक पॉलन ट्यूब आता है ये बर्स्ट हो जाता है सो दैट जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करे, एग के थ्रू एंटर ना करे। ऐसा हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड एनी डैमेज टू द एग, ठीक है, ताकि जो फीमेल गैमेट है उसको कोई डैमेज ना हो, ठीक है। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 3, इट हेल्प्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। कौन? फिलिफॉर्म apparatus, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात ही हो रही है फिलिफॉर्म apparatus की, तो याद रखेंगे कि वहां पर जो सिनर्जिड्स हैं उसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सेल है और यहाँ पे फिर से एक दूसरा सिनर्जिड्स है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म apparatus। और फिलिफॉर्म apparatus क्या कर रहा है? इट इज गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टू एंटर थ्रू द सिनर्जिड, ठीक है, ना कि थ्रू द एग सेल, ठीक है। चलिए सो ऑप्शन 3 लगाएंगे वहां पे। 150 देखेंगे। हाउ मेनी स्पीसीज आर रिपोर्टेड टू बी एक्सटिंक्ट अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट 2004। अगेन एनसीईआरटी का डेटा बेटा, याद रखेंगे क्या आंसर लगाएंगे? 784, ठीक है। तो जो IUCN का रेड लिस्ट है 2004 में जो पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंगली 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए 151 देखेंगे। The third, fourth and sixth cranial nerves are related to, देखिए बेटा थर्ड cranial nerve जो होता है वो होता है oculomotor, ठीक है। थर्ड कौन सा है? oculomotor। इसको रोमन से हम लिखते हैं। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड जो है दैट इज oculomotor, जो फोर्थ है दैट इज ट्रॉक्लियर, एंड जो सिक्स्थ है इट इज एब्ड्यूसेंस, ठीक है। ये आपके कंट्रोल्स 4 आई बॉल मसल्स, ठीक है। ट्रॉक्लियर क्या करेगा? ये करता है सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल, एंड एब्ड्यूसेंस किसका करता है? ये करता है एक्सटर्नल रेक्टस का, एक्सटर्नल रेक्टस आई बॉल मसल का, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ दिस ऑल आर द क्रेनियल नर्व्स जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और ये सब के सब क्या है? मोटर हैं। दिस ऑल आर मोटर। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। चलिए 151 हो चुका है। 152 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, आपके ABCD मार्क किया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा सही है,
ठीक है, तो देखिए A is here hypothalamus, B is anterior pituitary, C जो है वो hypophyseal portal system है और जो D है वो आपका posterior pituitary है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है। अब देखो हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता, ये कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, तो गलत हो गया। सेकंड देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस एफएसएच एंड एलएच, नहीं जी, ये भी कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच का नहीं करता है, ये किसका करेगा? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नहीं एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये भी गलत है। डी देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है रिलीजेस, सीक्रेट नहीं लिखा है, अगर सीक्रेट लिखता तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि सीक्रेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमिक नर्व सेल्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसीलिए डी जो है या जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 153 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 153 देखिए, which of the following structures are not found in mammalian long bone, तो mammalian long bone में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा? हैबर्सियन कनाल मिलेगा, वोल्क्समैन कनाल भी मिलता है, कोलाजन फाइबर भी मिलेगा पेरियोस्टियम के फॉर्म में। ठीक है, एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट बेटा कार्टिलेज में मिलेगा, बोन्स में नहीं मिलेगा। बोन्स में क्या मिलेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट कहाँ मिलेगा? कार्टिलेज में, इसीलिए ये एब्सेंट होगा, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 154 देखेंगे, अगेन एनसीईआरटी इकोलॉजिकल सॉरी एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजी यूनिट का ये क्वेश्चन है और आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD। ए जो है वो CFC होगा, B N2O, C CO2 एंड D इज मीथेन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन 3। 155 देखेंगे, अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला आपका हार्मोन है, जिसको आप और क्या बोलते हो? एड्रिनलिन। ठीक है, और यहाँ से एक्चुअली में 2 हार्मोन्स निकलते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन। ठीक है, और इनका एंडोक्राइन सिस्टम में भी रोल है और दे आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर इन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इनका एंडोक्राइन और नर्वस या न्यूरल रोल दोनों ही होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करेंगे और हार्मोन की तरह भी, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 156, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फीमेल ड्रोसोफिला। देखिए बेटा, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 4। n की वैल्यू कितनी है? 4, इसीलिए लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? 4। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने लिंकेज ग्रुप, इसीलिए ऑप्शन 2 लगाएंगे, 4। 157, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इकोलाई शोज एम्फीट्रिकस नेचर, नहीं जी बेटा, एम्फीट्रिकस का बोलेंगे जब दोनों तरफ में क्या हो? फ्लैजेला। इकोलाई में एक ही तरफ होता है, तो ये एम्फीट्रिकस नहीं होगा। रोडोस्पाइरिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यस, रोडोस्पाइरिलियम इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इट इज करेक्ट। एसिटोबैक्टर एसिटा इज एन एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव एनारोब, नहीं जी, इट इज ऑब्लिगेट एरोब, ये पूरी तरह से एरोबिक बैक्टीरिया है, एयर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नहीं जी, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर बोथ क्या है? AOB, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, सॉरी दीज आर सॉइल बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2। 158 देखेंगे, ATPase एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, तो ATPase एंजाइम कहाँ लोकेटेड होता है? इन मायोसिन। बेटा याद करेंगे, जब आपने मीरोमायोसिन पढ़ा था, तो मीरोमायोसिन आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा है ना। ठीक है, यहाँ पर
आपके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है और यहाँ पर क्या है, दिस इज एटीपीएज। कहाँ था, मीरोमायोसिन यानी कि मायोसिन में, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। 159 देखेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको एक मैच है, बैरियर मेथड, कॉन्डम, ओरल पिल्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, आईयूडी, कॉपर टी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस एंड स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन 3। 160 देखेंगे, सल्फा ड्रग्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। सल्फा ड्रग्स, ओके, या सल्फा ड्रग्स, जिसका कि एक्चुअल में केमिकली हम इसको क्या बोलेंगे, सल्फानिलामाइड्स, ओके, किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है। तो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करता है, ये रोक देता है सल्फा ड्रग या सल्फानिलामाइड कंपाउंड्स, ठीक है। और ये कैसे करता है, ये करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। और कैसे इनहिबिट करता है, क्योंकि जो सल्फा ड्रग्स हैं, ये जो सल्फानिलामाइड कंपाउंड्स हैं, ये compete करेंगे, ओके, compete करेंगे विद पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेंगे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बन सकता है, अगर सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। एंड दिस इज हाउ सल्फा ड्रग जो है वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह, ठीक है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे it was used as one of the major antibiotics against a lot of infections, ठीक है। तो ये बड़ा ही यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सल्फा ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सल्फा ड्रग जो है वो किसके साथ कंपीट कर रहा है, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है। पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, जी, ये जो है ये क्या है, इट इज द सबस्ट्रेट, ठीक है। इस पे कौन काम करेगा, आपका एंजाइम, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉलिक एसिड में, ठीक है। इसी एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, सल्फा ड्रग्स, हाँ जी, जो कि केमिकली क्या है, सल्फानिलामाइड्स, ठीक है जी। तो याद रखेंगे इस बात को, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देके गया है, ठीक है। तो इस तरह का जो बैक्टीरियल कंट्रोल है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपकी बहुत सारी लर्निंग होनी चाहिए। क्या लर्निंग है कि यहाँ पर जो सल्फा ड्रग है और जो पारा अमीनो बेंजोइक एसिड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनालॉग्स हैं, नहीं, ये क्या होंगे, एनालॉग्स होंगे। सल्फा ड्रग एंड पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी सल्फेनिलामाइड एंड पारा अमीनो बेंजोइक एसिड विल बी एनालॉग ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 देखेंगे हम लोग। Which structure helps a person to maintain equilibrium? Cochlea, cochlea hearing में करता है। Stygian tube pressure maintain करने में करता है। Hammer like bone, hammer like bone मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेलियस की, नहीं जी, वो सिर्फ साउंड के ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है एंड इट्स एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। सेमी सर्कुलर कनाल्स, हाँ बेटा, सेमी सर्कुलर जो कनाल्स होता है इसमें क्रिस्टी एम्पिडारिस है और ये आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक पर्सन की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में किसने हेल्प किया, सेमी सर्कुलर कनाल। सेमी सर्कुलर कनाल में भी मेनली कौन सा, क्रिस्टा एम्पिडारिस, ओके, ऑप्शन 3। 162 देखेंगे, एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म बोथ आर फाउंड इन, एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, कैस्टर, ठीक है। तो कैस्टर के जो सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म भी होगा और पेरिस्पर्म भी होगा, और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है वो ऑयली होता है,
याद रखेंगे कैसा होगा, ऑयली एंडोस्पर्म, ठीक है। सिंस इट इज एन एंजियोस्पर्म इसीलिए इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंड ऑयली एंडोस्पर्म। 163, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। कैल्सिटोनिन यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, थायरोकैल्सिटोनिन की, कौन सिक्रीट करता है, पाराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये नॉन आयोडाइज्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पाराफॉलिकुलर सेल्स, करेक्ट है। इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड टीसीटी, बिल्कुल सही है। एंड टीसीटी इज हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, नहीं जी, कैसा होगा, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक जो स्टेटमेंट है वो सही है एंड द 5th स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 2, 1 2 3 4, सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। 164 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। The organism that can tolerate a wide range of temperature is called, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूरीथर्मल्स। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल्स। एग्जाम्पल बेटा मैमल एंड बर्ड्स, ठीक है। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर लो लाइट कंडीशन, इनको हम क्या बोलेंगे, सियोफाइट्स। हाँ जी, वो प्लांट्स जो कि शेड में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, शियोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। 165 देखेंगे। द ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव्स ब्लड थ्रू वेना कावा इन फ्रॉग इज, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं साइनस वेनोसस, ठीक है। और फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा, एट्रियम में, ठीक है। तो साइनस वेनोसस इज द करेक्ट आंसर। दो ये फ्रॉग का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा बाहर है पर एनसीईआरटी में है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 2। 166 देखेंगे। Which of the following food component cannot be absorbed in their original form, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्म में आप इस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब अनडाइजेस्टेड फॉर्म, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है, अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आप सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स एंड विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, सर्टेन ड्रग्स का कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी देखिए, कभी भी हम लोग पॉलीसेकेराइड का नहीं कर सकते, प्रोटीन का नहीं कर सकते, फैट का भी नहीं कर सकते। तो जो भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं किसी का नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 4 लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 167 देखेंगे। फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म आर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव फिनोमेना, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, ओके। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नेवर इन नॉन लिविंग। देखिए बेटा, प्लांट और एनिमल में ग्रोथ तो ऑब्जर्व होगा एंड दैट विल बी इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ आपको दिख सकता है, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग में कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग थिंग्स, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, याद रखेंगे। अगर किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को आपने टेस्ट ट्यूब में किया है तो वो रिएक्शन तो लिविंग कंसिडर होगा, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओके। चलिए 168, क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। A common biocontrol agent in root ecosystem for control of plant diseases is ट्राइकोडर्मा, एक फंगस है, ठीक है। 169, which of the following peptide chain is not present in matured insulin? matured insulin में बेटा क्या होता है, सिर्फ A and B पेप्टाइड होंगे, C पेप्टाइड नहीं होता है, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 170, read the following statement. Respiratory rhythm center present in medulla region, करेक्ट है।
A chemosensitive area is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. बिल्कुल करेक्ट है. The role of oxygen in regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant. बिल्कुल सही बात है. ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट होता है. सिग्निफिकेंट रोल किसका होगा? CO2 एंड H+ का. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स. बिल्कुल सही है. E. receptor associated with aortic arch and carotid artery. इनको हम क्या बोलते हैं? These are chemoreceptors. हाँ जी. They can recognize CO2 and H+ concentration. ये भी करेक्ट है. Pneumotoxic center can reduce the duration of inspiration and thereby alter respiration rate. ये भी सही है. ठीक है. तो इंस्पिरेशन के टाइम को ये कम करके आपका ब्रीदिंग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं. ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं. दिस इज करेक्ट. सो ऑल द 6 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन 4 लगाएंगे. 171 स्पोर डिस्पर्सल इन मॉसेस टेक्स प्लेस बाय पेरिस्टोम टीथ. ठीक है बेटा, याद रखेंगे यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा की. किसकी? ब्रायोफाइटा. तो ब्रायोफाइटा में हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की है. एक किया है हिपैटिकॉप्सिडा. हिपैटिकॉप्सिडा. ठीक है. हिपैटिकॉप्सिडा में स्पोर डिस्पर्सल किससे होगा? इलेटर्स. किससे होगा? इलेटर्स. दूसरा क्या है? एंथोसिरोटॉप्सिडा. एंथोसिरोटॉप्सिडा. ठीक है. इसमें स्पोर डिस्पर्सल किससे होगा? स्यूडोइलेटर्स. ठीक है. एंड थर्ड जो है हमारा दैट इज मॉसेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सिडा. और ब्रायोप्सिडा में स्पोर डिस्पर्सल किससे होगा? पेरिस्टोम टीथ से. किससे होगा? पेरिस्टोम टीथ. जो कैसा होगा? 16 + 16 32 होते हैं. 2 लेयर्स में अरेंज होंगे 16 एंड 16 के लेयर्स में. ठीक है. सो आंसर 4 लगाएंगे. 172 देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 172. Which is not required for preservation of insect? Collecting, obviously बिना कलेक्ट किए प्रिजर्व कैसे करेंगे? Killing, yes. Spinning, yes. Pressing नहीं होता है. प्रेसिंग हम कहाँ करते हैं? जब हम हर्बेरियम बनाते हैं. तो प्लांट सैंपल्स को जब हम हर्बेरियम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहां पे हम प्रेसिंग करते हैं. एनिमल सैंपल्स की प्रेसिंग नहीं करते हैं. ऑप्शन 4 लगाएंगे. 173 रीजन ऑफ रूट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट इज सिचुएटेड. देखिए बेटा, जब हम रूट की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो रूट ग्रोथ जो होता है मेनली होता है इन द इलोंगेशन जोन. किसमें होगा? इलोंगेशन जोन. और जो इलोंगेशन जोन है वो किसके बाद होगा? मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद होगा. हाँ जी, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन से जस्ट पहले प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे. अब आप बोलोगे ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल हम कैसे देखेंगे? देखो बेटा, जो रूट टिप है उसको हम डिस्टल एंड मानते हैं, और जहां से रूट डेवलपमेंट चालू हुआ था सीड के पास वाला एरिया, उसको हम क्या मानेंगे? प्रॉक्सिमल. ठीक है. तो प्रॉक्सिमल, और जितना आप दूर जाते जा रहे हो रूट के आपके तरफ, दैट इज डिस्टल. ठीक है. तो ये कन्वेंशन आप याद रखेंगे. 174 इन हायर वर्टिब्रेट्स the immune system can distinguish self and non-self. If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cells, then it leads to autoimmune disease. Auto का मतलब self, immune यानी कि अगर आपके immune cells self cells मतलब खुद की बॉडी के सेल्स को टारगेट करने लगे, obviously because of certain genetic abnormality, तो हम इसको क्या बोलते हैं? autoimmune disease. ठीक है. autoimmune disease like Huntington's chorea, like myasthenia gravis. ठीक है. ये सब क्या है? autoimmune disease है. आप लोग याद रखिए इसको. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे. स्किन इज अ. स्किन क्या है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड. स्किन किसका बना हुआ है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का. ठीक है. तो 4th लगाएंगे. 176 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. The duration of cell cycle can vary from organism to organism
एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। करेक्ट है, आपकी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट सेल्स का जो आपका सेल साइकिल टाइम है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक सेल का सेल ड्यूरेशन, सेल साइकिल का टाइम सेम नहीं होता है। सो दिस इज करेक्ट। ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। करेक्ट है, ईस्ट का डबलिंग टाइम कितना होता है? 90 मिनट्स। Of the total duration of cell cycle, the interphase lasts more than 95%. बिल्कुल सही है। Centrioles duplicate during G2 phase in nucleus। नहीं बेटा, centrioles का duplication कहाँ होता है? S phase में, synthesis phase में। ठीक है, centriole कब duplicate करेंगे, कब इनका duplication होगा? S phase में, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 177, which of the following statement is correct? लिपिड इज अ ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीहेक्सेन। नहीं बेटा, ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, याद रहेगा, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन होता है ये, 3 कार्बन का बना हुआ है। ठीक है। सेकंड, ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। नहीं बेटा, दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हायर नहीं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी गलत है। Arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon. Yes, that is correct. जो arachidonic acid है ये 20 कार्बन कंपाउंड है, 20 कार्बन का बना हुआ फैटी एसिड है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें देयर आर 4 पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब 4 यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 3 जो है दैट इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन विच लिपिड्स have phosphorus and of phosphorylated organic compound। obviously ये statement भी क्या गलत है। 178 देखेंगे, symmetry in nidaria is, nidaria मतलब cylindrate, क्या होगा? radial symmetry। 179 देखेंगे, there is neither synthesis of sugar nor of ATP, rather it results in the release of CO2 with utilization of ATP। this statement is related with photorespiration। ठीक है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा? आपका ऑक्सीजन आके लगेगा और इसकी वजह से ना ही तो शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है ना ही एटीपी का, उल्टा क्या हो रहा है? जो आपने एक कार्बन पहले फिक्स किया था उसका लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी का भी उल्टा क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन हो जाएगा। सो फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑप्शन 1 फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल आप रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा। 180 देखेंगे, एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, टर्नर बी एंड डाउन सिंड्रोम भी। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है ये मियोटिक नॉन डिसजंक्शन से होंगे, जबकि सिकल सेल अनीमिया किसकी वजह से होगा? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। हाँ जी, ओके, सो दैट्स इट। So these were your 90 questions of major test 6। Thank you very much। I hope ये आपके कुछ काम आएगा। हाँ जी, और you must have found it very useful। Keep studying बेटा। You have, again I'm saying the time is less। जो भी आपका ताकत है आप लगा दो, लास्ट टाइम है ना, बिल्कुल लास्ट वाला टाइम बचा हुआ है, पूरी जी जान लगा दो, अभी पढ़ो अच्छे से। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है तुरंत आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। सो ऑल यू नीड इज़ कीप रीडिंग NCERT, गो थ्रू योर नोट्स, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को ताकि भूलेंगे नहीं, और साथ में क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ग्रेट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन विद अनदर पेपर डिस्कशन।